हेलो दोस्तों, टोटल फिलोसॉफी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम रोजाना ऐसी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते हैं जो आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दार्शनिक की जो थेलस ऑफ मिलेटस का शिष्य था, परंतु इस दार्शनिक ने थेलस के ही दर्शन को चुनौती दे दी। हम बात कर रहे हैं अनेक्सिमैंडर ऑफ मिलेटस की। तो चलिए चलते हैं अनेक्सिमैंडर के जीवन और दर्शन को समझने के एक अद्भुत सफर पर। बहुत समय पहले, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, यूनान की धरती पर एक नगर था, माइलीटस। ये नगर एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर बसा था। यहां समुद्र की लहरें व्यापार और सभ्यता की गूंज लेकर आती थी। जहाजों की चहल पहल, व्यापारियों की आवाजें और विद्वानों की चर्चाएं, यही माइलीटस की पहचान थी। इसी नगर में जन्म हुआ था उस बालक का, जिसका नाम आगे चलकर पूरे दार्शनिक जगत में अमर हो गया, अनेक्सिमैंडर। अनेक्सिमैंडर का जन्म लगभग 610 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका परिवार सामान्य व्यापारियों और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ था। पिता का नाम प्राक्सियाडेस बताया जाता है। परिवार बहुत अधिक धनी नहीं था, पर इतना समृद्ध अवश्य था कि बच्चे को शिक्षा और संस्कार दिए जा सके। माइलीटस उस समय यूनान का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहां विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल होता था। ग्रीक, फोनिशियन, लीडिया और मिस्र की सभ्यताएं। यही कारण था कि अनेक्सिमैंडर बचपन से ही विविध विचारों और ज्ञान से परिचित होते गए। कहा जाता है कि अनेक्सिमैंडर का जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ था, लेकिन उनका मन बचपन से ही साधारण नहीं था। आसमान की ओर देखते हुए वे अक्सर पूछते, ये तारे कौन है? ये सूर्य कहां से आता है? धरती के नीचे क्या है? उनके प्रश्न परिवार वालों को अजीब लगते, पर यही प्रश्न आगे चलकर उन्हें दर्शन शास्त्र के महान मार्ग पर ले गए। उनके घर का वातावरण अनुशासन और संस्कारों से भरा था। परिवार के लोग देवताओं की पूजा करते थे, पर अनेक्सिमैंडर के भीतर हमेशा कुछ और जानने की जिज्ञासा रहती थी। वे सोचते, क्या सचमुच देवता ही सब चलाते हैं, या फिर कोई और गुप्त शक्ति है जो दुनिया को संतुलित रखती है? माइलीटस नगर में अक्सर बाजार और चौपालों पर विद्वानों की चर्चा होती। छोटे अनेक्सिमैंडर भी चुपचाप खड़े होकर उन चर्चाओं को सुनते। उन्हें शब्द पूरी तरह समझ नहीं आते, पर ज्ञान की चिंगारी उनके भीतर जल उठती। अनेक्सिमैंडर का बचपन ऐसे ही प्रश्नों, उत्सुकताओं और सीखने की ललक से भरा हुआ था। उनकी आंखों में भविष्य का एक दार्शनिक छिपा हुआ था, जो समय के साथ सामने आने वाला था। अनेक्सिमैंडर का बचपन माइलीटस नगर की चहल पहल और समुद्र की गहराइयों से घिरा हुआ था। चारों ओर व्यापारियों की आवाजें, जहाजों की खटरपटर और मंदिरों में गूंजते भजन, यही वातावरण उनके चारों ओर था। लेकिन जहां बच्चे खेलों में मग्न रहते, वही छोटा अनेक्सिमैंडर अक्सर अपनी ही सोच में डूबा मिलता। जब उसके दोस्त पत्थर फेंककर लहरों में मस्ती करते, वो बैठकर लहरों की गति को ध्यान से देखता। वह पूछता, लहरें बार बार तट से क्यों टकराती हैं? क्या समुद्र के भीतर भी कोई नियम है? उनकी मां कई बार मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, ये सब देवताओं की इच्छा है। लेकिन अनेक्सिमैंडर के मन को ये उत्तर संतुष्ट नहीं करता। उसके भीतर छिपी हुई जिज्ञासा लगातार नए प्रश्न जन्म देती। बचपन में ही उसने ध्यान देना शुरू कर दिया था कि दिन और रात क्यों बदलते हैं, ऋतुएं क्यों आती जाती हैं, और तारे हर रात एक जैसे रास्तों पर क्यों चलते हैं। ये सामान्य प्रश्न नहीं थे, बल्कि वही प्रश्न थे जिनसे महान विज्ञान और दर्शन की नींव रखी जानी थी। माइलीटस में अक्सर यात्रियों और विद्वानों का आगमन होता। वे मिस्र, बाबिलोनिया और अन्य दूर देशों से आते। अनेक्सिमैंडर उनके किस्से सुनने के लिए लालायित रहता। वह पूछता, दुनिया के उस पार क्या है? क्या वहां भी हमारे जैसा आकाश और धरती है? धीरे धीरे उसका मन धार्मिक कथाओं से परे जाकर वास्तविकता की खोज में लगने लगा। जब मंदिरों में बलि दी जाती, तो वो सोचता, क्या सचमुच देवता गुस्से में है, या फिर ये सब इंसानों की अपनी कल्पना है? उसका ये स्वभाव
कई बार परिवार और पड़ोसियों को हैरान करता। लोग कहते, ये बच्चा बहुत अजीब सवाल करता है, कहीं ये देवताओं का अनादर न कर बैठे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर उन प्रश्नों से पूरी दुनिया के दर्शन की दिशा बदल देगा। अनेक्सिमेंडर के बचपन का सबसे बड़ा प्रभाव माइलीटस की खुली सोच और विद्या का वातावरण था। ये नगर केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि यहां विचारों की स्वतंत्रता भी थी। लोगों को अपने विचार रखने की आजादी थी, और यही आजादी अनेक्सिमेंडर के भीतर के दार्शनिक को आकार देने लगी। उसने बचपन में ही ये समझ लिया था कि सत्य खोजने के लिए प्रश्न करना जरूरी है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। अनेक्सिमेंडर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार ने उसकी शिक्षा की व्यवस्था की। माइलीटस नगर उस समय केवल व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा का भी प्रमुख स्थान था। यहां विद्वानों और दार्शनिकों की चर्चा चौपालों, मंदिरों और विद्यालयों में होती रहती थी। अनेक्सिमेंडर की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत पारंपरिक ग्रीक पद्धति से हुई, भाषा, गणित, संगीत और काव्य। लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि ये बालक साधारण छात्र नहीं है। जहां बाकी बच्चे केवल पाठ दोहराते, अनेक्सिमेंडर उसमें छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश करता। उन दिनों माइलीटस में एक महान दार्शनिक का नाम गूंजता था, थेलीस। उन्हें यूनानी दर्शन का प्रथम शिक्षक माना जाता है। थेलीस न केवल एक दार्शनिक थे, बल्कि खगोल और गणित में भी गहरी समझ रखते थे। जब अनेक्सिमेंडर उनके पास पहुंचा तो मानो उसे अपना सच्चा गुरु मिल गया। थेलीस का मानना था कि ब्रह्मांड का मूल तत्व जल है। उन्होंने अनेक्सिमेंडर को सिखाया कि हर घटना को देवताओं की इच्छा से नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों से समझना चाहिए। ये शिक्षा अनेक्सिमेंडर के लिए मानो नए द्वार खोलने जैसी थी। अनेक्सिमेंडर थेलीस के शिष्य बने, और धीरे धीरे उन्होंने दार्शनिक विचारों की गहराई में उतरना शुरू किया। थेलीस ने उन्हें तारों की गति, ग्रहणों के कारण और ज्यामिति के सिद्धांत समझाए। अनेक्सिमेंडर मंत्रमुग्ध होकर सुनते और फिर अपने प्रश्नों से गुरु को चकित कर देते। कहा जाता है कि जब थेलीस ने उन्हें समझाया कि सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के कारण ढक जाते हैं, तो अनेक्सिमेंडर ने पूछा, यदि ये सब नियमों से होता है, तो क्या इन नियमों से भी बड़ा कोई सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है? यही प्रश्न धीरे धीरे उनके महान विचार अपेरॉन, असीम या अनंत की ओर ले गया। लेकिन उस समय वे केवल सीखने की अवस्था में थे। थेलीस के साथ साथ उन्होंने अनेक्सिमेनीज नामक एक अन्य विद्वान से भी शिक्षा पाई। अनेक्सिमेनीज बाद में उनके शिष्य और साथी बने। ये त्रयी, थेलीस, अनेक्सिमेंडर और अनेक्सिमेनीज, माइलीटस के दर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले गई। शिक्षा के दिनों में अनेक्सिमेंडर ने केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि खगोल, भूगोल और राजनीति का भी अध्ययन किया। वे मानते थे कि दार्शनिक को केवल सोचने वाला नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी सोच स्पष्ट होती गई। सत्य की खोज केवल गुरु से सीखे गए उत्तरों में नहीं, बल्कि अपने प्रश्नों की गहराई में है। अनेक्सिमेंडर की शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उनके जीवन में सबसे बड़ा योगदान उनके दो खास संबंधों से आया। एक ओर उनके गुरु थेलीस, और दूसरी ओर उनके मित्र तथा बाद में शिष्य बने अनेक्सिमेनीज। थेलीस को उस समय का सबसे बड़ा विचारक माना जाता था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये साहस दिखाया कि दुनिया को धार्मिक कथाओं से अलग रखकर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, जल ही ब्रह्मांड का मूल तत्व है। अनेक्सिमेंडर ने अपने गुरु से गहराई से सीखा। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान केवल अंधविश्वास को चुनौती देने से नहीं, बल्कि नए नियम खोजने से मिलता है। थेलीस का अनेक्सिमेंडर पर गहरा प्रभाव था, लेकिन शिष्य केवल अनुकरण करने वाला नहीं था। जहां थेलीस ने जल को आधार माना, वही अनेक्सिमेंडर ने अपने भीतर सवाल उठाया, क्या केवल जल से ही सब कुछ समझाया जा सकता है? अगर हां, तो फिर अग्नि, वायु और पृथ्वी का मूल क्या है? ये प्रश्न धीरे धीरे उन्हें अपेरॉन,
अनंत, असीम और अव्यक्त तत्व की खोज तक ले गया। ये उनके स्वतंत्र सोच का परिणाम था, जो उन्हें थेलीस से अलग बनाता था। अनैक्सिमेनीज से संबंध। अनैक्सिमेंडर का एक और महत्वपूर्ण संबंध था, उनका शिष्य और मित्र अनैक्सिमेनीज। दोनों लगभग एक ही नगर में पले बढ़े और शिक्षा पाई। अनैक्सिमेनीज का स्वभाव सरल था और वो अनैक्सिमेंडर के विचारों से गहरा प्रभावित था। जब अनैक्सिमेंडर ने अपेरोन की संकल्पना रखी, तो अनैक्सिमेनीज ने अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किया और कहा, नहीं, मूल तत्व वायु है, क्योंकि हर जीवन वायु से जुड़ा है। इस तरह दोनों के बीच गुरु शिष्य जैसा संबंध होते हुए भी विचारों में भिन्नता रही। यही भिन्नता माइलीटस के दर्शन को और समृद्ध बनाती रही। थेलीस, अनैक्सिमेंडर और अनैक्सिमेनीज, इन तीनों ने मिलकर पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। थेलीस ने पहला कदम उठाया, अनैक्सिमेंडर ने उस कदम को आगे बढ़ाकर असीम का विचार दिया और अनैक्सिमेनीज ने उसे धरातल पर समझाने का प्रयास किया। अनैक्सिमेंडर का स्वभाव यहां भी सबसे अलग दिखाई देता है। वो न तो अपने गुरु के विचारों में पूरी तरह खो गया और न ही अपने शिष्य पर अपने विचार थोपे। उसने हमेशा संवाद, सवाल और स्वतंत्र सोच को महत्व दिया। कहा जाता है कि एक बार थेलिस ने अपने शिष्य से पूछा, अनैक्सिमेंडर, क्या तुम मेरे विचारों को ही आगे बढ़ाओगे या कुछ नया कहने का साहस करोगे? अनैक्सिमेंडर ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ही मेरे पंख है, लेकिन उड़ान मुझे स्वयं भरनी होगी। यही उत्तर उनके जीवन दर्शन को पूरी तरह प्रकट करता है। अनैक्सिमेंडर अब धीरे धीरे युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनके भीतर जिज्ञासा की आग और भी प्रबल हो गई थी। जहां अन्य युवक व्यापार, राजनीति या सैनिक जीवन की ओर आकर्षित होते, वहीं अनैक्सिमेंडर की रुचि हमेशा से ज्ञान और प्रकृति की गुत्थियों में रही। युवावस्था के वर्षों में उन्होंने एक एक प्रश्न को गहराई से पकड़ना शुरू किया। धरती का आकार कैसा है? तारे किस नियम से चलते हैं? जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई? क्यों एक जीव दूसरे जीव से अलग है? ये प्रश्न केवल कल्पना नहीं थे, बल्कि उनके लिए गंभीर अध्ययन का आधार बन गए। विस्ता अनैक्सिमेंडर ने गणित, खगोल, भूगोल और राजनीति सबका अध्ययन किया। वे केवल सिद्धांतों को नहीं पढ़ते थे, बल्कि उन्हें परखते भी थे। कहा जाता है कि वे रातों को छत पर बैठकर तारों का निरीक्षण करते और दिन में समुद्र तट पर बैठकर लहरों की गति और धरती की बनावट पर विचार करते। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे प्रश्न पूछने से कभी नहीं डरते थे। जहां लोग अंधविश्वासों को सच मानते, अनैक्सिमेंडर कहते, यदि देवता हर चीज चलाते हैं, तो फिर हर बार सूर्योदय और सूर्यास्त एक ही क्रम से क्यों होता है? जरूर इसमें कोई नियम होगा। इसी समय से अनैक्सिमेंडर ने महसूस किया कि उन्हें केवल अपने गुरु थेलिस की मान्यताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जल को मूल तत्व मानना उन्हें अधूरा लगता था। वे सोचते, यदि सब कुछ जल से बना है, तो फिर अग्नि जल से विपरीत कैसे है? क्या यह संभव नहीं कि कोई ऐसा तत्व हो जो हर चीज का मूल हो, लेकिन किसी एक रूप तक सीमित न हो? यही विचार धीरे धीरे उन्हें अपेरोन, असीम, अनंत और अव्यक्त तत्व की खोज तक ले गया। इस उम्र में अनैक्सिमेंडर सामान्य सामाजिक जीवन से थोड़े दूर रहने लगे। उन्हें मेलों, खेलों और भोजों से ज्यादा आकर्षण नहीं था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वे समाज से कट गए। वे अक्सर नगरवासियों को अपने विचार सुनाते और बच्चों को प्रकृति के नियम समझाने की कोशिश करते। लोग कई बार हंसते और कहते, ये युवक अजीब है, देवताओं की जगह कोई अज्ञात शक्ति की बात करता है। पर कुछ लोग प्रभावित भी होते और कहते, शायद ये सचमुच हमारे नगर का सबसे बड़ा विद्वान बनेगा। युवावस्था में अनैक्सिमेंडर का जीवन एक यात्री की तरह था, मन से भी और ज्ञान से भी। हर दिन वे नया प्रश्न पूछते, नया उत्तर खोजते और फिर उस उत्तर पर भी सवाल उठाते। उनकी यही बेचैन खोजी प्रवृत्ति उन्हें आने वाले वर्षों में महान दार्शनिक बनाएगी। युवावस्था के दिनों में ही अनैक्सिमेंडर ने महसूस किया
कि केवल माइलेटस नगर की सीमाओं में रहकर सत्य की खोज पूरी नहीं हो सकती। दुनिया बहुत विशाल है और हर देश, हर नगर अपने भीतर अलग अलग ज्ञान और अनुभव समेटे हुए है। इसलिए उन्होंने यात्राएं शुरू की। कहा जाता है कि अनेक्सिमेंडर ने मिस्र की यात्रा की। मिस्र उस समय विज्ञान, गणित और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र था। वहां की विशाल पिरामिडें, नील नदी की रहस्यमय धारा और खगोल विद्या का ज्ञान, इन सब ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। मिस्रवासियों से उन्होंने सूर्य घड़ी, सनडायल बनाने की कला सीखी। यही कारण है कि यूनान में सूर्य घड़ी का प्रयोग सबसे पहले अनेक्सिमेंडर के समय में ही दिखाई देता है। इसके बाद अनेक्सिमेंडर बाबिलोनिया पहुंचे। वहां उन्होंने ज्योतिष और खगोल विद्या के अद्भुत नियम देखे। बाबिलोनियाई विद्वान तारों और ग्रहों की गति को दर्ज करते और भविष्यवाणी करते थे। अनेक्सिमेंडर ने इन जानकारियों को अपने ढंग से समझा। उन्होंने माना कि ग्रहों की गति केवल धार्मिक भविष्यवाणी का आधार नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों का हिस्सा है। अनेक्सिमेंडर ने लीडिया और अन्य छोटे नगरों की भी यात्राएं की। वहां के व्यापारी और यात्री उन्हें दूर दराज की दुनिया के किस्से सुनाते। इन किस्सों ने उनकी कल्पना को और विस्तृत कर दिया। वे सोचते, अगर ये धरती इतनी विशाल है तो जरूर ब्रह्मांड भी असीम होगा, और अगर ये असीम है तो इसका कोई एक ही केंद्र कैसे हो सकता है। इन यात्राओं ने अनेक्सिमेंडर को 3 बातें सिखाई। ज्ञान सीमित नहीं है। हर संस्कृति के पास अपनी बुद्धि और अनुभव है। प्रकृति नियमों से चलती है। देवताओं की कथाओं से परे भी हर घटना के पीछे एक कारण होता है। दुनिया असीम है। कोई भी एक स्थान या विचार अंतिम नहीं है। यात्राओं ने उनके भीतर एक दार्शनिक और वैज्ञानिक को और भी मजबूत कर दिया। वे वापस लौटे तो केवल एक विद्यार्थी नहीं रहे, बल्कि ऐसे विचारक बन गए जिनकी दृष्टि पूरे विश्व को समेटने लगी थी। जब वे यात्राओं से लौटे तो नगर के लोग उनसे उत्सुकतापूर्वक प्रश्न करने लगे। अनेक्सिमेंडर ने मिस्र की घड़ी, बाबिलोनिया के तारामंडल और भूगोल की नई धारणाओं को समझाया। लोग हैरान भी हुए और प्रभावित भी। धीरे धीरे उनका नाम केवल माइलीटस में ही नहीं, आसपास के नगरों में भी फैलने लगा। अनेक्सिमेंडर जिस नगर माइलीटस में पैदा हुए और बड़े हुए, वो केवल एक साधारण नगर नहीं था। ये उस समय एशिया माइनर का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध ग्रीक नगर माना जाता था। समुद्र किनारे बसा माइलीटस व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र था। यहां से जहाज मिस्र, फोनीशिया, लीडिया और बाबिलोनिया तक जाते थे। व्यापार की वजह से नगरवासियों को अलग अलग संस्कृतियों और विचारों से परिचय मिलता। यही कारण था कि माइलीटस के लोग नए ज्ञान और प्रयोगों के लिए खुले दिमाग वाले थे। अनेक्सिमेंडर ने बचपन से ही ये देखा कि लोग दूर दूर से सामान और विचार लेकर आते। ये वातावरण उनके लिए मानो एक जीवित पुस्तकालय था। लेकिन समृद्धि के साथ साथ माइलीटस राजनीतिक संघर्षों से भी जूझ रहा था। कभी ये नगर लीडिया के अधीन हो जाता, कभी पर्शियन साम्राज्य की छाया उस पर पड़ती। इस राजनीतिक अस्थिरता का असर नगरवासियों के जीवन पर पड़ता। अनेक्सिमेंडर ने इन संघर्षों को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि जैसे प्रकृति में संतुलन और असंतुलन होता है, वैसे ही राजनीति और समाज में भी होता है। जब कोई शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो स्वयं ही संतुलन खोकर गिर जाती है। ये विचार आगे चलकर उनकी दार्शनिक सोच का हिस्सा बना। माइलीटस के लोग स्वतंत्रता प्रिय थे। वे चाहते थे कि नगर अपने नियमों से चले, किसी बाहरी साम्राज्य के अधीन नहीं। ये स्वतंत्रता की भावना अनेक्सिमेंडर के विचारों में भी झलकती है। वे मानते थे कि प्रकृति और जीवन को समझने के लिए स्वतंत्र सोच जरूरी है। माइलीटस को उस समय का ज्ञान का नगर कहा जा सकता है। यहां चौपालों, विद्यालयों और मंदिरों में विद्वानों की खुली चर्चा होती थी। लोग प्रश्न पूछते, बहस करते और नए विचार प्रस्तुत करते। यही कारण था कि थेलीस, अनेक्सिमेंडर और अनेक्सिमेनीज जैसे महान दार्शनिक यही पैदा हुए। ये नगर उनके लिए उपजाऊ भूमि की तरह था,
जिसने उनकी सोच को आकार दिया। अनेक्सिमेंडर ने अपने नगर की समृद्धि और अस्थिरता दोनों से सीखा। समृद्धि से उन्होंने ज्ञान और खुली सोच सीखी। राजनीतिक अस्थिरता से उन्होंने समझा कि हर शक्ति का एक समय होता है और हर असंतुलन को संतुलन की ओर लौटना पड़ता है। यही विचार आगे चलकर उनके प्रसिद्ध सिद्धांत में दिखे, जब उन्होंने कहा, प्रकृति में सब कुछ न्याय और संतुलन के अधीन है। जब कोई तत्व सीमा से बाहर जाता है तो प्रकृति उसे वापस संतुलन में ले आती है। अनेक्सिमेंडर जब युवा से प्रौढ़ावस्था में पहुंचे, तब तक उन्होंने बहुत पढ़ा, बहुत यात्रा की और बहुत सोचा। उनके मन में एक सवाल लगातार गूंजता रहा, आखिर ये दुनिया बनी किससे है? इसका मूल क्या है? उनके गुरु थेलिस ने कहा था कि जल ही सबका मूल है, लेकिन अनेक्सिमेंडर को यह अधूरा लगा। वे कहते, अगर जल ही सब कुछ है तो फिर अग्नि जल के विपरीत क्यों है? और वायु, पृथ्वी तथा अन्य तत्व कहां से आए? ये सोच उन्हें एक नए विचार की ओर ले गई। अनेक्सिमेंडर ने कहा, दुनिया का मूल कोई एक साधारण तत्व नहीं हो सकता। न जल, न अग्नि, न वायु और न पृथ्वी, बल्कि इसका मूल कुछ ऐसा है जो इन सब से परे है। एक अनंत, असीम और अव्यक्त शक्ति, जिसे मैं अपेरॉन कहता हूं। अपेरॉन का अर्थ है असीम, अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं। ये वो मूल है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ लौट जाता है। अनेक्सिमेंडर ने यह भी कहा कि प्रकृति में हर चीज संतुलन के अधीन है। जब गर्मी बढ़ती है तो ठंडक उसे संतुलित करती है। जब रात आती है तो सुबह लौटती है। जब कोई तत्व सीमा से बाहर जाता है तो प्रकृति न्याय करके उसे संतुलन में वापस ले आती है। ये विचार केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत गहरा था। अनेक्सिमेंडर का यह विचार उस समय के धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था। लोग मानते थे कि दुनिया देवताओं की इच्छा से चलती है, लेकिन अनेक्सिमेंडर ने साहस दिखाकर कहा, दुनिया किसी देवता के आदेश से नहीं, बल्कि स्वयं के अनंत नियमों से चलती है। यह विचार क्रांतिकारी था। इसमें उन्होंने प्रकृति को स्वयं ही अपनी व्यवस्था का मालिक माना। अपेरॉन का विचार आज के विज्ञान में ऊर्जा या पदार्थ की अवधारणा से मिलता जुलता है। जैसे विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वैसे ही अनेक्सिमेंडर ने कहा था कि सब कुछ अपेरॉन से आता है और उसी में लौट जाता है। इस सिद्धांत ने न केवल उस समय के विद्वानों को चौंकाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो, अरस्तु और अन्य महान दार्शनिकों ने अनेक्सिमेंडर के विचारों से प्रेरणा ली। अनेक्सिमेंडर केवल दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी थे। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए प्रयोग किए, अवलोकन किया और ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो अपने समय से बहुत आगे थे। उन दिनों अधिकांश लोग मानते थे कि धरती एक विशाल चपटी सतह है जो जल पर तैर रही है, लेकिन अनेक्सिमेंडर ने साहसिक ढंग से कहा, धरती खाली स्थान में स्वतंत्र रूप से स्थित है। ये न तो किसी पर टिकी है और न ही किसी चीज द्वारा पकड़ी गई है। उन्होंने कल्पना की कि धरती एक बेलनाकार सिलेंडर जैसी है जिसका ऊपरी भाग हम पर रहते हैं। ये विचार भले ही आज के विज्ञान से पूरी तरह मेल न खाता हो, लेकिन उस समय के लिए यह क्रांतिकारी सोच थी। अनेक्सिमेंडर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि ये सभी आग के गोलों जैसे हैं, जिन्हें हवा के घेरे ढकते रहते हैं। जब उन घेरे में छिद्र खुलता है तो हमें सूर्य या तारा दिखता है, और जब वो छिद्र बंद हो जाता है तो हमें ग्रहण दिखाई देता है। ये व्याख्या भले ही आज की दृष्टि से सरल लगे, पर यह उस समय की पहली वैज्ञानिक कोशिश थी, जब ग्रहण और खगोलीय घटनाओं को धार्मिक मिथकों से हटाकर प्राकृतिक नियमों से समझाने का प्रयास किया गया। अनेक्सिमेंडर को भूगोल में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने दुनिया का पहला ज्ञात मानचित्र, मैप ऑफ द वर्ल्ड, बनाया। इस मानचित्र में
उन्होंने ज्ञात धरती को गोल आकार में दर्शाया और समुद्रों व नदियों को चिन्हित किया। कहा जाता है कि उनके इस मानचित्र ने बाद में यात्रियों और भूगोलविदों को दिशा दिखाने में मदद की। भूगोल और प्रकृति के अध्ययन से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन की उत्पत्ति पर भी विचार किया। उन्होंने कहा, जीवन की शुरुआत जल से हुई। पहले जीव जल में बने, फिर धीरे धीरे भूमि पर आए। ये विचार उस समय के लिए बेहद अद्भुत था। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि जीवन समुद्र से शुरू हुआ। अनैक्सिमेंडर के इन प्रयोगों और विचारों ने नगरवासियों को चकित कर दिया। कुछ लोग कहते, ये व्यक्ति देवताओं के रहस्यों को उजागर कर रहा है, तो कुछ प्रभावित होकर मानते, शायद ये सचमुच प्रकृति के गुप्त नियमों को समझ गया है। इन सब के बावजूद अनैक्सिमेंडर अपने प्रयोगों और अवलोकनों में लगे रहे। उनके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था सत्य की खोज। अनैक्सिमेंडर केवल दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि वे उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने दुनिया को चित्रों और मानचित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। उस समय लोग दुनिया की कल्पना केवल कथाओं और मिथकों से करते थे। कोई स्पष्ट रूपरेखा मौजूद नहीं थी कि धरती कैसी दिखती है और उसके चारों ओर क्या है। अनैक्सिमेंडर ने दुनिया का पहला ज्ञात मानचित्र, वर्ल्ड मैप, तैयार किया। यह कार्य अपने आप में ऐतिहासिक था। उन्होंने मानचित्र में धरती को एक गोलाकार चक्र की तरह दर्शाया। केंद्र में ग्रीस और माइलीटस को रखा और उसके चारों ओर ज्ञात समुद्रों, नदियों और भूमियों का चित्रण किया। एशिया, यूरोप और लिबिया, अफ्रीका जैसी जगहों को उन्होंने दर्शाया, भले ही उनकी सीमाएं आज की तुलना में धुंधली और अधूरी थी। ये मानचित्र केवल एक चित्र नहीं था, बल्कि सोचने का नया तरीका था, व्यवस्था का प्रतीक। ये दिखाता था कि धरती को व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। ज्ञान का विस्तार यात्रियों और व्यापारियों को दिशा देने में मदद करता था। प्रकृति की खोज ये साबित करता था कि धरती केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि अध्ययन योग्य वास्तविकता है। जब अनैक्सिमेंडर ने अपना मानचित्र नगरवासियों को दिखाया, तो लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने पहली बार धरती को एक इकाई के रूप में देखा। वे समझने लगे कि उनका नगर किसी विशाल और जटिल धरती का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कुछ लोग इस पर संदेह करते और कहते, ये कैसे संभव है कि दुनिया इस गोल आकार में हो? लेकिन अधिकतर लोग प्रभावित हुए और इसे एक अद्भुत उपलब्धि मानते। अनैक्सिमेंडर का ये मानचित्र आगे चलकर अन्य भूगोलविदों और खगोल शास्त्रियों के लिए आधार बना। हेरोडोटस, एराटोस्थनीज और टॉलेमी जैसे विद्वानों ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका ये कार्य ये दर्शाता है कि मानव केवल सोचने वाला प्राणी नहीं, बल्कि चित्र और व्यवस्था बनाने वाला भी है। अनैक्सिमेंडर के लिए ये मानचित्र केवल भौगोलिक उपकरण नहीं था, बल्कि ये उनकी दर्शन शास्त्र की सोच से भी जुड़ा था। वे मानते थे कि दुनिया को समझने के लिए हमें उसे व्यवस्थित रूप में देखना चाहिए। जैसे मानचित्र धरती का रूप दिखाता है, वैसे ही दर्शन ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाता है। अनैक्सिमेंडर केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी के पहले महान विद्वानों में से एक थे। उन्होंने आकाश और तारों का अवलोकन किया और ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो उनके समय से कई शताब्दियां आगे थे। अनैक्सिमेंडर ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी खाली स्थान में स्वतंत्र रूप से स्थित है, इसे कोई आधार नहीं संभाले हुए है। यह विचार अद्भुत था, क्योंकि उस समय लोग मानते थे कि पृथ्वी जल या किसी विशाल जीव पर टिकी हुई है। लेकिन अनैक्सिमेंडर ने साहसिक ढंग से कहा, धरती अपनी स्थिति में इसलिए स्थिर है क्योंकि उसके चारों ओर समान रूप से संतुलन है। उनकी कल्पना के अनुसार पृथ्वी एक बेलनाकार सिलेंडर जैसी है। हम मनुष्य उसके ऊपरी सपाट हिस्से पर रहते हैं। आकाशीय पिंडों की व्याख्या। अनैक्सिमेंडर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को साधारण धार्मिक मिथकों से अलग प्राकृतिक ढंग से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा आग के विशाल गोले हैं।
उनके चारों ओर वायु का एक घेरे जैसा आवरण है। जब इस घेरे में कोई छिद्र खुलता है तो हमें सूर्य या चंद्रमा दिखता है, और जब छिद्र बंद हो जाता है तो हमें ग्रहण, एक्लिप्स दिखाई देता है। ये उस समय का पहला प्रयास था जब किसी ने ग्रहण जैसी घटनाओं को देवताओं के क्रोध की बजाय प्राकृतिक नियमों से जोड़ा। अनेक्सिमेंडर ने तारों को भी आकाश में स्थिर बिंदु नहीं माना। उन्होंने कहा कि वे भी गोलाकार अग्नि के घेरे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। उनकी कल्पना के अनुसार सबसे नजदीक तारों के घेरे हैं, उनके बाद चंद्रमा का गोला है, फिर सूर्य का गोला आता है, और सबसे बाहरी घेरे में अनंत अग्नि का घेरा है। यह ब्रह्मांडीय मॉडल सरल था, लेकिन यह पहली कोशिश थी जिसमें ब्रह्मांड को व्यवस्थित ढांचे के रूप में दिखाया गया। उस समय जब हर खगोलीय घटना को चमत्कार और धार्मिक मिथकों से जोड़ा जाता था, अनेक्सिमेंडर ने अपनी सोच से लोगों को नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, आकाश और धरती दोनों प्रकृति के नियमों के अधीन है, न कि केवल देवताओं की इच्छा पर। उनकी ये बात कई लोगों को असहज करती थी, लेकिन यही विचार आने वाली वैज्ञानिक सोच की नींव बने। अनेक्सिमेंडर केवल तारों और ब्रह्मांड तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने ये भी सोचना शुरू किया कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य और अन्य जीव कहां से आए, धार्मिक मान्यताओं से अलग दृष्टिकोण। उन दिनों लोग मानते थे कि जीवन देवताओं की कृपा से धरती पर आया है। हर जीव का सृजन किसी न किसी देवता की इच्छा का परिणाम है। लेकिन अनेक्सिमेंडर ने एक नया और साहसिक विचार रखा। जीवन की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, न कि देवताओं से। अनेक्सिमेंडर ने कहा, सबसे पहला जीवन जल में उत्पन्न हुआ। समुद्र की गहराइयों में छोटे छोटे जीव पैदा हुए। उनका मानना था कि ये जीव समुद्री मछलियों जैसे थे, जिनके शरीर कठोर खोल, शेल से ढके हुए थे। भूमि पर जीवन का आगमन। धीरे धीरे इन जीवों ने विकास किया और पानी से बाहर निकलकर भूमि पर आ गए। उन्होंने कल्पना की कि मनुष्य भी मूल रूप से जलजीवों से विकसित हुए। शुरू में वे मछलियों जैसे प्राणियों में सुरक्षित थे, और जब उनका शरीर भूमि पर जीने योग्य हो गया, तब वे बाहर आए। आज का विज्ञान कहता है कि जीवन की शुरुआत लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले महासागर में हुई थी, और धीरे धीरे जीव जंतु विकसित होकर समुद्र से भूमि पर आए। अनेक्सिमेंडर का विचार इससे पूरी तरह मेल खाता है, जबकि उन्होंने ये बात 2500 साल पहले कही थी। उस समय उनके विचारों ने बहुत लोगों को चौंकाया। कुछ लोग कहते, ये तो देवताओं का अपमान है, तो कुछ विद्वान प्रभावित होकर मानते, शायद ये सचमुच जीवन के रहस्य को समझ गया है। अनेक्सिमेंडर का ये विचार केवल विज्ञान नहीं था, बल्कि दर्शन भी था। उनका कहना था कि प्रकृति के नियम ही सब कुछ बनाते और बिगाड़ते हैं। जीवन भी इन्हीं नियमों से पैदा हुआ और बढ़ता है। ये सोच इंसान को ये समझने के लिए प्रेरित करती थी कि वो भी प्रकृति का हिस्सा है, उससे अलग नहीं। अनेक्सिमेंडर केवल मौखिक विचारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को लिखित रूप में भी दर्ज किया। ये उन्हें अपने समय के अन्य दार्शनिकों से अलग बनाता है। इतिहासकारों के अनुसार अनेक्सिमेंडर ने ग्रीक भाषा में लिखी गई पहली दार्शनिक पुस्तक तैयार की। इस पुस्तक का नाम माना जाता है ऑन नेचर, प्रकृति पर। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रह्मांड, पृथ्वी, खगोल और जीवन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। हालांकि ये पुस्तक पूरी तरह से आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके कुछ अंश और विचार बाद के लेखकों और दार्शनिकों ने उद्धृत किए। इसमें शामिल थे अपेरोन का सिद्धांत, सब कुछ असीम और अनंत से उत्पन्न होता है, ब्रह्मांड की संरचना, पृथ्वी का बेलनाकार स्वरूप, तारों और सूर्य का वर्णन, जीवन की उत्पत्ति, जल से जीवन का जन्म और भूमि पर उसका विकास, प्रकृति का न्याय, हर तत्व समय आने पर एक दूसरे को संतुलित करता है। अनेक्सिमेंडर ने केवल दार्शनिक ग्रंथ ही नहीं लिखे, बल्कि भूगोल और मानचित्र से जुड़ी जानकारी, मौसम और ऋतु परिवर्तन के सिद्धांत,
भी दर्ज किए। उनकी लेखन शैली काव्यात्मक और दार्शनिक दोनों थी। उनके वाक्य छोटे लेकिन गहरे अर्थ वाले होते थे। एक प्रसिद्ध वाक्य उनका आज भी उद्धृत किया जाता है, सभी वस्तुएं वही लौट जाती है जहां से वे उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उन्हें अपने उत्पत्ति स्रोत को न्याय लौटाना होता है। ये वाक्य प्रकृति के अनंत चक्र और संतुलन की झलक देता है। अनेक्सिमेंडर की पुस्तक ने बाद के दार्शनिकों जैसे हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज, प्लेटो और अरस्तू को गहराई से प्रभावित किया। अरस्तू ने तो साफ लिखा, अनेक्सिमेंडर पहला व्यक्ति था जिसने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या तार्किक और दार्शनिक ढंग से की। अनेक्सिमेंडर केवल दार्शनिक और वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि अपने नगर माइलीटस के सक्रिय नागरिक भी थे। उन्होंने समाज और राजनीति में भी अपनी भूमिका निभाई। माइलीटस उस समय आयोनिया का सबसे समृद्ध नगर था। ये व्यापार और शिक्षा का केंद्र था। यहां यूनानी विचार और एशियाई संस्कृति का मेल मिलता था। लेकिन समृद्धि के साथ साथ वहां राजनीतिक संघर्ष भी चलता था। कभी तानाशाह शासन करते तो कभी लोकतांत्रिक प्रयोग होते। अनेक्सिमेंडर को नगर के प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिला। कहा जाता है कि वे नगर की सभाओं और निर्णयों में शामिल रहते थे। उनका योगदान विशेष रूप से कानून और न्याय के विचारों से जुड़ा था। उन्होंने कहा, जिस तरह प्रकृति में संतुलन और न्याय है, उसी तरह समाज में भी न्याय होना चाहिए। हर नागरिक को अपने हिस्से का अधिकार और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इतिहासकार हेरोडोटस और अन्य स्रोतों के अनुसार अनेक्सिमेंडर को नगरवासियों ने एक नई बस्ती, कॉलोनी, बसाने के लिए नेतृत्व सौंपा। ये उनके ऊपर नगर का विश्वास दर्शाता है। उन्होंने इस कार्य को बड़े अनुशासन और दूरदर्शिता से पूरा किया। सामाजिक जीवन में उनका सबसे बड़ा योगदान था युवा पीढ़ी को शिक्षा और मार्गदर्शन देना। उन्होंने अपने घर और सभा स्थलों पर शिष्यों को दर्शन, खगोल, भूगोल और जीवन के नियम सिखाए। उनके शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध थे अनेक्सिमेनीज, जिन्होंने आगे चलकर दार्शनिक परंपरा को और आगे बढ़ाया। समाज में प्रभाव। अनेक्सिमेंडर के विचारों ने नगरवासियों को सोचने के लिए प्रेरित किया। प्रकृति को समझने की कोशिश, न्याय और संतुलन की भावना, ज्ञान को धर्म और अंधविश्वास से ऊपर रखना। इन बातों ने माइलीटस को यूनान का बौद्धिक केंद्र बना दिया। उनकी ये मान्यता कि प्रकृति स्वयं अपने नियमों से चलती है केवल दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि राजनीतिक साहस भी था। यह संदेश देता था कि समाज को भी किसी एक शासक या देवता की इच्छा पर नहीं, बल्कि नियम और न्याय पर चलना चाहिए। अनेक्सिमेंडर का जीवन केवल उनके विचारों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी गहराई से प्रभावित किया। उनके शिष्य और उत्तराधिकारी उनके विचारों को आगे ले गए और दार्शनिक परंपरा को और मजबूत बनाया। प्रमुख शिष्य अनेक्सिमेनीज। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे अनेक्सिमेनीज। अनेक्सिमेनीज ने अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहा, ब्रह्मांड का मूल तत्व वायु, एयर है। हालांकि ये विचार अनेक्सिमेंडर के अपेरोन से अलग था, लेकिन इसमें गुरु की वही प्रेरणा झलकती थी। प्रकृति को देवताओं से अलग समझना और तार्किक आधार पर समझाना। अनेक्सिमेंडर के विचारों से प्रभावित होकर कई अन्य दार्शनिकों ने प्रकृति के नियमों पर चिंतन किया। हेराक्लाइटस ने सभी कुछ प्रवाहमान है का सिद्धांत दिया। पार्मेनिडीज ने अस्तित्व की स्थिरता पर विचार किया। बाद में प्लेटो और अरस्तू ने भी उनके विचारों का उल्लेख और अध्ययन किया। अनेक्सिमेंडर ने जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे हम आज कहते हैं आयोनिक दार्शनिक परंपरा, आयोनियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ये परंपरा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या मिथकों से नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव से करने पर आधारित थी। कहा जाता है कि अनेक्सिमेंडर अपने शिष्यों को केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि खोजने का साहस भी सिखाते थे। वे कहते, सवाल पूछो, भले ही जवाब न मिले, क्योंकि सवाल ही खोज की शुरुआत है। अनेक्सिमेनीज ने अपने गुरु की इस शिक्षा को दिल से अपनाया
और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। अनेक्सिमेंडर की सोच ने न केवल यूनानी दर्शन को आकार दिया, बल्कि पूरे पश्चिमी विचार जगत को प्रभावित किया। खगोल, भूगोल, जीव विज्ञान और दर्शन, हर क्षेत्र में उनके शिष्यों और उत्तराधिकारियों ने नए नए प्रयोग किए। उनके विचारों ने विज्ञान और दर्शन की नींव रखी, जिस पर बाद की पूरी पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान आधारित हुआ। महान विचारों की राह कभी आसान नहीं होती। अनेक्सिमेंडर के जीवन में भी कई संघर्ष और कठिनाइयां आई। उन्होंने जिन विचारों को प्रस्तुत किया, वे उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग थे। यही कारण था कि उन्हें विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। धार्मिक मान्यताओं से टकराव। उनके समय में लोग मानते थे कि धरती देवताओं की कृपा से स्थिर है, सूर्य, चंद्रमा और तारे दिव्य शक्तियां हैं, जीवन केवल देवताओं की इच्छा से उत्पन्न होता है। लेकिन अनेक्सिमेंडर ने कहा, धरती अपने संतुलन से स्थिर है, सूर्य और तारे अग्नि के गोले हैं, और जीवन प्रकृति के नियमों से उत्पन्न हुआ है। ये बातें लोगों को असहज करती थी। कुछ धार्मिक नेता उन्हें नास्तिक और विद्रोही मानते थे। समाज का विरोध। नगर के कई लोग उनके विचारों से चकित तो होते थे, लेकिन साथ ही डरते भी थे। वे कहते, अगर ये सच है तो क्या हम देवताओं को भूल जाएं? कुछ ने उनके खिलाफ अफवाहें भी फैलाई। माइलीटस नगर में उस समय तानाशाही और लोकतंत्र के बीच संघर्ष चलता रहता था। अनेक्सिमेंडर ने हमेशा न्याय और संतुलन की बात की, लेकिन इससे शासक वर्ग को असुविधा होती थी। वे नहीं चाहते थे कि कोई दार्शनिक आम लोगों को सोचने और सवाल पूछने की प्रेरणा दे। अनेक्सिमेंडर का जीवन आसान नहीं था। वे लगातार अध्ययन और अवलोकन में लगे रहते, यात्रा करके नए नए अनुभव जुटाते। कभी कभी नगर से बाहर रहना पड़ता ताकि विरोधियों से बच सके। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। अनेक्सिमेंडर का मानना था, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही स्थायी रहता है। यही सोच उन्हें हर संघर्ष से पार ले जाती थी। उनके विचारों ने धीरे धीरे नगर के बुद्धिजीवियों और युवाओं को प्रभावित करना शुरू किया। विरोधी चाहे जितना शोर मचाते, लेकिन सत्य की लौ बुझाई नहीं जा सकती थी। उनके संघर्ष ने यह साबित किया कि सच्चा ज्ञान हमेशा चुनौतियों से होकर गुजरता है। अनेक्सिमेंडर का जीवन केवल संघर्षों से नहीं भरा था, बल्कि उन्होंने अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने उन्हें इतिहास के महानतम विचारकों में स्थान दिलाया। उन्होंने अपेरोन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये विचार कि सब कुछ एक अनंत असीम स्रोत से उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत उस समय की धार्मिक और दार्शनिक सोच से बिल्कुल नया और अनोखा था। उनके विचारों ने आगे आने वाले दार्शनिकों को प्रेरणा दी और पश्चिमी दर्शन की नींव रखी। उन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्वतंत्र रूप से स्थित बताया। सूर्य, चंद्रमा और तारों को उन्होंने अग्नि के घेरे के रूप में समझाया। ग्रहण जैसी घटनाओं को पहली बार उन्होंने प्राकृतिक नियमों से जोड़ा, न कि धार्मिक मिथकों से। अनेक्सिमेंडर ने दुनिया का पहला ज्ञात मानचित्र, वर्ल्ड मैप, बनाया। इससे यह साबित हुआ कि धरती को व्यवस्थित रूप में समझा और दर्शाया जा सकता है। ये उपलब्धि उन्हें केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि भूगोलविद भी बनाती है। उन्होंने साहसपूर्वक कहा कि जीवन की शुरुआत जल से हुई और धीरे धीरे भूमि पर विकसित हुआ। ये विचार आधुनिक विज्ञान के एवोल्यूशन सिद्धांत से मेल खाता है। उस समय के लिए ये एक अद्भुत और क्रांतिकारी सोच थी। अनेक्सिमेंडर ने न्याय और संतुलन पर आधारित समाज की वकालत की। उन्हें नगर की ओर से नई बस्तियों की स्थापना का कार्य भी सौंपा गया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। वे न केवल विचारक, बल्कि सक्रिय नागरिक भी थे। उन्होंने अनेक्सिमेनीज जैसे शिष्यों को तैयार किया, जिन्होंने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके विचारों ने पूरी आयोनिक दार्शनिक परंपरा को जन्म दिया। उनकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके विचार आज भी चर्चा और अध्ययन का विषय है।
प्लेटो, अरस्तु और अन्य महान दार्शनिकों ने उन्हें सम्मान के साथ याद किया। वे इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने कहा कि प्रकृति को समझने के लिए तर्क और अवलोकन का सहारा लेना चाहिए। उनकी उपलब्धियां केवल उनके समय तक सीमित नहीं रही। उन्होंने आने वाली सभ्यता को यह सिखाया कि अनैक्सिमेंडर का दर्शन केवल सिद्धांतों का समूह नहीं था, बल्कि ये प्रकृति और जीवन को समझने की गहरी कोशिश थी। उनके विचारों में तर्क, अनुभव और साहस तीनों का संगम था। अनैक्सिमेंडर का सबसे प्रसिद्ध विचार था अपेरॉन। इसका अर्थ है असीम, अनंत और अव्यक्त। वे मानते थे कि न तो जल, न वायु, न अग्नि और न ही पृथ्वी ब्रह्मांड का मूल है, बल्कि सब कुछ एक अनंत और असीम स्रोत से उत्पन्न होता है और अंततः उसी में लौट जाता है। ये विचार आधुनिक विज्ञान की एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड की अवधारणा से मेल खाता है। अनैक्सिमेंडर ने कहा, प्रकृति का हर तत्व अपने हिस्से का न्याय पाता है। जब कोई तत्व सीमा लांघता है तो समय के साथ वो अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। इसका अर्थ था कि प्रकृति स्वयं संतुलित है। ये नियम देवताओं की इच्छा से नहीं, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों से चलता है। उन्होंने पृथ्वी को बेलनाकार स्वरूप में बताया, जो खाली स्थान में स्वतंत्र रूप से स्थित है। सूर्य, चंद्रमा और तारे अग्नि के घेरे हैं। ग्रहण तब होता है जब इन घेरे के छिद्र बंद हो जाते हैं। ये उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का उदाहरण था। अनैक्सिमेंडर का साहसिक विचार था कि जीवन की शुरुआत जल में हुई। धीरे धीरे जीवों ने विकास किया और भूमि पर आए। मनुष्य भी मूल रूप से जलजीवों से विकसित हुए। ये विचार उनके समय में बेहद क्रांतिकारी था और आधुनिक विज्ञान के विकासवाद, एवोल्यूशन से गहराई से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रकृति संतुलन चाहती है, वैसे ही समाज में भी न्याय और संतुलन जरूरी है। हर नागरिक को अपने हिस्से का अधिकार और कर्तव्य निभाना चाहिए। अनैक्सिमेंडर ने पहली बार साहसपूर्वक कहा कि दुनिया देवताओं के आदेश से नहीं, बल्कि अपने नियमों से चलती है। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि ये अंधविश्वास से हटकर तर्क पर आधारित था। इसका अर्थ था कि प्रकृति स्वयं संतुलित है। ये नियम देवताओं की इच्छा से नहीं, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों से चलता है। उन्होंने पृथ्वी को बेलनाकार स्वरूप में बताया, जो खाली स्थान में स्वतंत्र रूप से स्थित है। सूर्य, चंद्रमा और तारे अग्नि के घेरे हैं। ग्रहण तब होता है जब इन घेरे के छिद्र बंद हो जाते हैं। ये उनकी वैज्ञानिक दृष्टि का उदाहरण था। अनैक्सिमेंडर का साहसिक विचार था कि जीवन की शुरुआत जल में हुई। धीरे धीरे जीवों ने विकास किया और भूमि पर आए। मनुष्य भी मूल रूप से जलजीवों से विकसित हुए। ये विचार उनके समय में बेहद क्रांतिकारी था और आधुनिक विज्ञान के विकासवाद, एवोल्यूशन से गहराई से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रकृति संतुलन चाहती है, वैसे ही समाज में भी न्याय और संतुलन जरूरी है। हर नागरिक को अपने हिस्से का अधिकार और कर्तव्य निभाना चाहिए। अनैक्सिमेंडर ने पहली बार साहसपूर्वक कहा कि दुनिया देवताओं के आदेश से नहीं, बल्कि अपने नियमों से चलती है। ये विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि ये अंधविश्वास से हटकर तर्क पर आधारित था। अनैक्सिमेंडर का सबसे बड़ा दार्शनिक योगदान था सवाल पूछने की परंपरा। उन्होंने दिखाया कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रश्नों और अवलोकन से होकर जाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए भी अनैक्सिमेंडर का मन शांत नहीं हुआ। उनके भीतर ज्ञान की जिज्ञासा और संसार को समझने की प्यास आखिरी सांस तक बनी रही। जब अनैक्सिमेंडर ने 60 वर्ष पूरे किए, तब तक वे माइलेटस और आसपास के नगरों में प्रसिद्ध हो चुके थे। वे अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गुरु और ज्ञानी के रूप में पहचाने जाते थे। उनके चारों ओर शिष्यों और जिज्ञासुओं का समूह रहता, जो उनसे प्रश्न पूछते और मार्गदर्शन पाते। प्रातःकाल वे शहर के चौक में बैठकर लोगों से बातचीत करते, युवाओं को दर्शन और विज्ञान की शिक्षा देते। कभी कभी वे अपने शिष्यों के साथ मानचित्र
और आकाश के अवलोकन पर चर्चा करते। शाम को वे शांति से बैठकर ध्यान और चिंतन में समय बिताते। उनकी दिनचर्या साधारण थी, लेकिन उसमें गहरी आत्मिक गरिमा थी। बुढ़ापे में उनके विचार और भी गहरे हो गए। वे कहते थे कि मानव जीवन एक यात्रा है जो अनंत से निकलती है और अनंत में लौट जाती है। उनका मानना था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत है। नगर के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। राजनीतिक नेता भी कठिन परिस्थितियों में उनसे सलाह लेते थे। बच्चे भी उन्हें देखकर प्रभावित होते और उनकी कहानियां सुनने को आतुर रहते। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन अब भी तेज और सक्रिय था। वे अपने शिष्यों को बताते कि ज्ञान की मशाल हमेशा आगे बढ़ानी चाहिए। उनका सबसे बड़ा सुख यही था कि उनके विचारों को नई पीढ़ी अपना रही थी। इतिहासकार मानते हैं कि अनेक्सिमेंडर लगभग 72 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु शांति से हुई। कहते हैं, वे अपने शिष्यों के बीच लेटे हुए थे और अंतिम शब्दों में बोले, प्रकृति अनंत है और मैं उसी अनंत में लौट रहा हूं। उनकी मृत्यु ने शिष्यों की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। मृत्यु के बाद भी अनेक्सिमेंडर की स्मृति लोगों के हृदय में जीवित रही। शिष्य उनके विचारों को फैलाते रहे। नगर में उनके नाम से सम्मानित सभाएं आयोजित की गई। वे केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक युग के निर्माता बन चुके थे। अनेक्सिमेंडर भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया से विदा हो गए थे, लेकिन उनके विचारों की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति और शिक्षाएं एक जीवित परंपरा की तरह लोगों के बीच जीवित रही। उनके प्रमुख शिष्य अनेक्सिमेनीज ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। शिष्यों ने अपेरोन और प्रकृति के नियमों पर विचार करते हुए नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। उनकी मृत्यु के बाद भी शिष्यों ने उन्हें गुरु कहकर स्मरण किया। माइलीटस नगर में अनेक्सिमेंडर की स्मृति में विशेष सभाएं आयोजित की जाती थी। नगरवासी उन्हें केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और समाज सुधारक मानते थे। उनके नाम से बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी, ताकि वे भी सवाल पूछना और ज्ञान की खोज करना सीखें। प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने भी अनेक्सिमेंडर को सम्मानपूर्वक याद किया। अरस्तु ने उन्हें उन पहले व्यक्तियों में गिना जिन्होंने प्रकृति की व्याख्या धार्मिक मिथकों से अलग की। उनके विचारों से प्रभावित होकर पश्चिमी दर्शन में तर्क और अनुभव की परंपरा और मजबूत हुई। उनके मानचित्र को आगे के भूगोलविदों ने आधार बनाया। खगोल शास्त्र के उनके विचारों ने नई चर्चाओं को जन्म दिया। जीवन की उत्पत्ति पर उनका सिद्धांत आधुनिक एवोल्यूशन की दिशा में पहला साहसिक कदम माना जाता है। मृत्यु के बाद अनेक्सिमेंडर केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक विचारधारा बन गए। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान अमर होता है। उनका संदेश था कि मनुष्य को अंधविश्वास से मुक्त होकर तर्क और अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए। आज भी जब विज्ञान और दर्शन की बात होती है, तो अनेक्सिमेंडर का नाम गर्व से लिया जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र, भूगोल और जीव विज्ञान में उनके विचारों की झलक देखी जा सकती है। वे आज भी प्रेरणा देते हैं कि सवाल पूछना ही प्रगति की कुंजी है। अनेक्सिमेंडर की शिक्षाएं केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रही। उनकी सोच और सिद्धांतों ने आने वाले दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विचारकों को गहराई से प्रभावित किया। पश्चिमी दर्शन का स्वरूप बहुत हद तक उनकी नींव पर टिका हुआ है। उनके सीधे शिष्य अनेक्सिमेनीज ने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाया। अनेक्सिमेंडर का अपेरोन सिद्धांत भले ही अनंत और अमूर्त था, लेकिन शिष्यों ने इसे और स्पष्ट करने की कोशिश की। उनके विचारों ने आयोनियन दार्शनिक परंपरा को जन्म दिया। अनेक्सिमेंडर हमें ये सिखाते हैं कि सत्य तक पहुंचने के लिए साहसपूर्वक सोचना और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देना जरूरी है। ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती, ये यात्रा हर युग में जारी रहती है। अनेक्सिमेंडर हमें ये सिखाते हैं कि प्रश्न पूछना ही ज्ञान की शुरुआत है। सत्य तक पहुंचने के लिए
हमें परंपराओं से परे जाकर सोचना चाहिए। ज्ञान अमर है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि मनुष्य सीमित हो सकता है, परंतु उसका ज्ञान और उसकी खोज अनंत है। अंतिम शब्द, अनेक्सिमेंडर ऑफ माइलेटस की ये जीवन गाथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी साहसपूर्वक सोचें, प्रश्न करें और सत्य की खोज में आगे बढ़ें। उनकी कहानी ये प्रमाण है कि ज्ञान की लौ कभी बुझती नहीं, बल्कि हर युग में और तेजी से जलती है।